लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। रेट लॉ जो हम पढ़ते हैं वो एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का, मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके अंदर टॉपिक हमने पढ़ा था रेट लॉ, और रेट लॉ के अंदर एक कन्फ्यूजन वाली बात ये आई थी कि वहाँ पे हम ऑर्डर को समझने में थोड़ी सी मुसीबतों का सामना कर रहे थे। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। अब मैंने जैसे रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, रेट लॉ के बारे में डिस्कस किया, तो आज मैं हो सकेगा जहाँ तक अगर मैं पहुँचा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस जरूर करूँगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आज टॉपिक है आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो टॉपिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ही मिलता जुलता है। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर ही हम मोलिकुलरिटी को पढ़ते हैं। थोड़ा टॉपिक के साथ जुड़ना और थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? एक थ्योरी है जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, +2 सिलेबस में वो थ्योरी नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर एक थ्योरी आती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हैं? कोलिजन थ्योरी। एक थ्योरी है जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी। आप कोलिजन थ्योरी ना पढ़ के इसकी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी पढ़ो। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? मान लो कोई कंटेनर आपके पास है, आपके पास नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज उस कंटेनर के अंदर है, उस बिकर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। यानी कि कोई बिकर आपके पास है, आप कोई रिएक्शन को परफॉर्म करने जा रहे हो, आपके पास कोई केमिकल स्पीसीज हैं, और केमिकल स्पीसीज जो आपके पास हैं, ढेर सारे केमिकल स्पीसीज आपके पास है, करोड़ों केमिकल स्पीसीज आपके पास हैं, एक किसी सिंगल मॉलिक्यूल की, सिंगल टाइप के आप आइडेंटिकल केमिकल स्पीसीज हैं। जब आप उनको रिएक्ट आते हो किसी रिएक्टेंट के साथ, या फिर वो रिएक्ट करते हैं खुद के साथ, वो केमिकल स्पीसीज जब रिएक्ट करते हैं खुद के साथ या फिर किसी दूसरे केमिकल स्पीसीज के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कोलिजन थ्योरी बोलती है कि वो मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल, वो केमिकल स्पीसीज एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, एक साथ कोलाइड करते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि क्या टेम्परेचर के बढ़ने से, मान लो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर के बढ़ने से, या फिर जिस मोमेंट पे आपने केमिकल स्पीसीज को लिया उसी टेम्परेचर के ऊपर उस मॉलिक्यूल की, जो केमिकल स्पीसीज आपने लिए, उन मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मॉलिक्यूल मोशन में चले होंगे, जिगजैग मोशन में चल रहे होंगे। एक बार एक गैस का मॉलिक्यूल या फिर किसी केमिकल स्पीसीज का मॉलिक्यूल यहाँ से आया, एक मॉलिक्यूल यहाँ से आया, क्यों? काइनेटिक एनर्जी के कारण एक मॉलिक्यूल यहाँ से आए, आपस में वो टकराए, जिस भी प्रॉपर एंगल से वो टकराए, जिस भी ओरिएंटेशन से वो टकराए, जो प्रॉपर है, जो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए सक्षम है, उस ओरिएंटेशन से वो टकराए। टकराने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कहने का क्या है, इफेक्टिव कोलिजन क्या बोलता है? कोलिजन बोलता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो दौड़ते हैं तो वो आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब मोलिकुलरिटी को मैं इससे कैसे मैं मोलिकुलरिटी को यहाँ पे किस प्रकार से डिफाइन करूँगा? अब डिफाइन इस प्रकार से करूँगा कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कोलिजन होता है तो उस कोलिजन के दौरान जितने मॉलिक्यूल आपस में एक साथ एक टाइम पे टकराते हैं, उसी को बोलता हूँ मैं उसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलता हूँ उसको? उसकी मैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वो होती है, मतलब किसी कंटेनर के अंदर, किसी भी बिकर के अंदर जो मॉलिक्यूल, जो केमिकल स्पीसीज एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक टाइम पे, उसी को आप बोलते हो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हो उसको आप? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन।
मतलब आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। द मोलिकुलरिटी इज सिंपली डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल दोज मोलिक्यूल प्रेजेंट इन ए कंटेनर दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली। जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं उन मोलिक्यूल को हम बोलते हैं क्या? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज the sum of all those chemical species which are colloid simultaneously each other and product is formed. मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल दोज केमिकल स्पीसीज विच आर कोलाइड साइमल्टेनियसली ईच अदर एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो जितने मोलिक्यूल उस रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली टकराते हैं, अगर उसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल आपस में, अगर आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ओनली वन मोलिक्यूल, वन केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व, अगर उसके अंदर कोई सिंगल केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व है तो वो रिएक्शन क्या होगी? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या होगी वो? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे? आप उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को कितना बोलोगे? वन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। या फिर एक डेफिनेशन ये भी आप इसके लिए बोल सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम आयन और मोलिक्यूल present in a container that are collide each other simultaneously is known as molecularity of reaction। आप उसको molecularity of reaction भी बोल सकते हो। अगर मैं कहूँ दो मोलिक्यूल केमिकल या दो केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। और उसके केस में जो मोलिकुलरिटी होगी होगी 2। इस केस में जो मोलिकुलरिटी होगी दैट्स 1। वो कितना होगा? 1 होगा। अगर 3 केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलेंगे ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। और उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो 3 क्या होगी? 3 होगी। अब अगर मैं बोलूँ किसी रिएक्शन के अंदर 4 केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, 4 केमिकल स्पीसीज क्या हैं? इन्वॉल्व हैं, तो उसकी क्या मोलिकुलरिटी 4 होगी। तो ऐसा माना गया है, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए 3 से ज़्यादा रेयर है, 3 से ज़्यादा वो नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है, क्वेश्चन में पूछा जाता है वाई मोलिकुलरिटी इज रेयर मोर देन 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है वाई मोलिकुलरिटी इज रेयर मोर देन 4, मोर देन 3। 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, वो रेयर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये इसलिए है कि 3 मोलिक्यूल का आपस में टकराना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर 4 मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पे, तो वो भी काफ़ी क्या होता है? रेयर है। ये कुछ ऐसा है, मान लो मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले को कहीं रेलवे स्टेशन पे जाना है और जो मेरा रेल का टाइम है, जो ट्रेन का टाइम है वो 7:30 है, 7:30 AM है, 7:30 PM है।
और मेरे को अकेले को जाना है, तो मैं 7:30 से पहले रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पे जो इन्वॉल्व है, वहाँ पे मैं अकेला इन्वॉल्व हूँ, तो उस केस में मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। बट अगर मेरे से कोई मैं कहीं जा रहा हूँ और जो मेरी ट्रेन टाइम 7:35 बिल्कुल शार्प है और मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाना चाह रहा है, मान लो मेरे दोस्त का कॉल मेरे पास आता है और वो मेरे को बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, और मैं उसको बोल दूँ ट्रेन जो है 7:35 की है, तो आप 7:35 से आना, से पहले आना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं अकेला जाता हूँ तो मैं 7:35 से पहले पहुँच जाता हूँ, लेकिन जब मेरा दोस्त आ रहा है तो इसके चांसेस वहाँ पे कम हो गए कि हम दोनों एक साथ ही रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। तो वहाँ पे इसके चांसेस क्या है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हुए, क्योंकि अगर मान लो 100% में अकेला, पहले 100% में 7:30 पे अकेला पहुंचता था, अब हम 2 को आना है, वो कहीं और से आ रहा है, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, मान लो मैं 7:33 पे पहुंचूं और वो 7:32 पे पहुंचे, बट हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि हम दोनों एक ही टाइम पे वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन अब इस केस में मोलिकुलरिटी कितनी हुई? 2, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कितने कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। थर्ड केस, अब अगर मेरा कोई तीसरा दोस्त भी ये बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और मैं आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाऊँगा, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हुई कि हम तीनों एक टाइम पे वहाँ पे पहुँचेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हुई। इसका मतलब क्या हुआ, 3 स्पीसीज जो हम हैं, मैं 2 मेरे दोस्त, रेलवे स्टेशन पे उनकी जाने की प्रोबेबिलिटी साथ में कोलाइड करने की मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? वो कम। लेकिन अगर हम 4 हैं तो वहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? और भी कम हुई। सिमिलर वे में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर वहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसके पार्टिसिपेशन से ही केमिकल रिएक्शन मिली है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, वो स्पीसीज उस रिएक्शन के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1 होगी। बट अगर मैं 2 मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करा रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल वहाँ पे एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो वहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। बट अगर मैं बात करूँ 3 मॉलिक्यूल को आपस में साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उनको टकराना है, कोलाइड करना है, तो यहाँ पे चांस रेयर बनते हैं। लेकिन अगर 4 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वहाँ पे चांस बिल्कुल ही रेयर हो जाते हैं। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं कि वो एक्सीड कर जाए, मतलब 4 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को कोलाइड कर जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि 1 मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वही रिएक्शन का पार्टिसिपेशन है और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और वही रिएक्टेंट से किस में जाएगा? प्रोडक्ट में जाएगा। बट अगर मैं बात करूं 2 मॉलिक्यूल की और 3 मॉलिक्यूल की, उनकी भी प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन 4 मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि वो एक दूसरे के साथ एक टाइम पे कोलाइड करेंगे। दैट्स प्रॉब्लम। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो मोलिकुलरिटी है, कभी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। इट इज़ इम्पॉसिबल टू 4 molecule colloid each other at a 4 molecule colloid each other simultaneously at a particular time। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 4 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यस, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज रेयर मोर देन 4। इट इज ड्यू टू दैट इट इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट 4 chemical species colloid each other simultaneously in a chemical reaction। 4 मॉलिक्यूल का, 4 केमिकल स्पीसीज का एक साथ साइमल्टेनियसली टकराना काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 3 से रेयर होगी। अब वन मोर थिंग, अगर मैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो ये मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन खाली उन रिएक्शन के लिए लिखेंगे जो रिएक्शन क्या होगी? सिंपल रिएक्शन, फॉर सिंपल रिएक्शन, या फिर ऐसे बोल दें एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोल दें? एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर क्या बोल दें? नॉन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यस, मतलब ये वो रिएक्शन होती हैं, सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर नॉन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होती है। सिंगल स्टेप में का मतलब मेरा क्या है, मान लो ए जो है वो कन्वर्ट हुआ बी के अंदर,
ये क्या है, सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुआ, उसने किसी और स्टेप का यूज नहीं किया। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ ए बी पे गया, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हुई, लेकिन ए बी पे जाने से पहले सी पे गया और सी पे जाने के बाद किस पे गया, बी पे गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या हुई है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर चलती है, मतलब दो या दो से अधिक स्टेप में चलती है, मतलब विच कंप्लीट इन 2 और मोर स्टेप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है, पहले ए किस में गया, सी में गया, फिर सी किस में गया, बी में गया, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ए कन्वर्ट किस में हुआ, बी में हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होंगी, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होती है, जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। यस, और जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ये खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके बारे में मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखूंगा किसके, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के, तो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, और उसी रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ भी लिखना है। अब मेरे पास कोई, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं अब एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ एक क्वेश्चन कराऊंगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हमें वहाँ पे रिएक्शन गिवन होगी और उस रिएक्शन को देख करके हमें ये बताना है कि उस रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। और जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी, वन मोर थिंग जो मैं आपको अब क्लियर कर दूं, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू हमेशा ही एक सिंपल वैल्यू होगी 1 2 3, उसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। आप फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि मतलब उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी नहीं होगी। दूसरा, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होगा वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम रिएक्शन को देख करके ये बता सकते हैं कि उसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, कितनी होगी। अगर मैं मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ, जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ, हीट किया, N2 प्लस में 2H2, N2 प्लस में 2H2। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हाफ H2 प्लस में हाफ I2 कन्वर्ट हुआ HI के अंदर, किसके अंदर, HI के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है NO प्लस O2 कन्वर्ट हुआ N2O, NO प्लस O2 कन्वर्ट हुआ NO2, ये O3 है, प्लस में O2। एक ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 5C2O4 2 नेगेटिव, 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव। नेक्स्ट रिएक्शन है 2HI कन्वर्ट हुआ H2 प्लस I2 के अंदर, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो नौ, अब इनके लिए हमसे पूछा गया कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और दीज आर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, उनके लिए मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और रेट लॉ इसके लिए क्या होगा। फर्स्टली रेट लॉ क्या होगा इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर के लगा दें, के खाली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। तो ये कितना होगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 रेज टू पावर P, वेयर P इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी भी स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम नहीं लिखते, स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K H2 रेज टू पावर P और I2 रेज टू पावर Q। ये रेट लॉ जो है आपको हर एक रिएक्शन के लिए लिखना आना चाहिए। कोई भी रिएक्शन आपको मिले तो फटाक से जब भी कोई क्वेश्चन करो सोल्व, आप आने वाले क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेट लॉ लिखना आना जरूरी है। जैसे आपको केमिकल रिएक्शन मिलती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन मिले तो फटाक से आप उसके लिए क्या लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ लिख दो, और रेट लॉ लिखने के बाद उसके आगे कोई प्रोसीड आप करोगे। फर्दर इसके लिए आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, NO का कंसंट्रेशन रेज टू पावर P और O3 रेज टू पावर Q। आप ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के MnO4 नेगेटिव रेज टू पावर P, C2O4 रेज टू पावर Q और H पॉजिटिव रेज टू पावर R। आप इसके लिए लिखोगे। सिमिलर वे में इसके लिए क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के HI रेज टू पावर। तो मैंने सभी रिएक्शन के लिए आपको रेट वाला लिख दिया। मैंने इसका प्रोडक्ट लिखना याद नहीं रहा, लेकिन हमें प्रोडक्ट की इतनी खासी ज़रूरत है भी नहीं, तो खाली रिएक्टेंट से काम चला लो आप, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने सभी के लिए रेट ला लिख दिया। तो आपकी बुक के अंदर ढेरों सारी रिएक्शन है। 10th क्लास की पढ़ो, 11th क्लास की बुक आपके पास है, 12th क्लास की बुक आपके पास है, उस बुक को सामने रखो, सभी रिएक्शन के लिए रेट ला लिखने की कोशिश करो, रेट ला लिख लो उसके लिए। और रेट ला लिखने के बाद आपको पता चलेगा ऑर्डर क्या है, स्टोचियोमेट्री क्या है। आप स्टोचियोमेट्री वहाँ पे यूज़ मत करो, आप खाली क्या यूज़ करो, ऑर्डर यूज़ करो, PQ। अभी के लिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा होल्ड रखो कि ऑर्डर क्या है, वैसे समझ में आ जाएगा, अभी आ जाएगा समझ में। अभी मैं समझाऊंगा, मोलिकुलरिटी को ऑर्डर के साथ ही रिलेट करूँगा मैं, ठीक है ना। अब इस केस के लिए मेरी मोलिकुलरिटी कितनी है, इसके अंदर मोलिक्यूल कितना है, 1 है। मोलिक्यूल कितना है, 1 है। तो इस केस में मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1। मोलिकुलरिटी इज 1। तो इस केस की मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1। इस केस के अंदर कितने मोलिक्यूल नजर आ रहे हैं, 2। तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये हमारा बाइमोलिकुलर रिएक्शन और ये हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। अब इस केस में मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है, हाफ प्लस हाफ। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, मोलिकुलर रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो, जैसे मान लो मैं इस रिएक्शन को मिटा दूँ, यहाँ पे ये रिएक्शन में आप मिटा दूँ, ये रिएक्शन तो ईजी है। मान लो आपके पास है H2 प्लस में हाफ O2 कन्वर्ट हुआ H2O के अंदर। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, K H2O2 इसका पावर P और इसका पावर क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पे अगर मोलिकुलरिटी निकालने जाओगे तो 1 मोलिक्यूल ये है, सॉरी 1 ये है और हाफ ये है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन कभी भी मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी तो इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन क्या होगी, 2H2 प्लस में 1O2 और कन्वर्ट इनटू 2H2O। अब इस केस में जो इसकी मोलिकुलरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 और 1 3 मोलिकुलरिटी इस केस में हो जाएगी। अब मेरे को पूछा जाए इस केस में मोलिकुलरिटी कितनी होगी, तो अगर मान लो मैं लिख दूं इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 5 7 और 7 23, तो 23। लेकिन मैं अभी जिक्र करके आया हूँ कि मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से एक्सीड नहीं करेगी। 3 से एक्सीड नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, ये वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट नहीं हुई। दिस इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। इसको कन्वर्ट होने के लिए, मतलब इसको यहाँ से आने के लिए, आगे जाने के लिए इसको वेरियस स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम कभी भी मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किस बेस में ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर एक्सीड 3। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस रिएक्शन के लिए खाली रेट ला लिख सकते हैं, ऑर्डर लिख सकते हैं, मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती। सो इस रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर एग्जाम में आए कोई रिएक्शन आपको मिले तो इसके लिए मोलिकुलरिटी कितनी होगी आपकी, नन, कोई मोलिकुलरिटी इसके लिए नहीं हो सकती, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसके बाद अब कोई रिएक्शन जब प्रोसीड होती है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वो वेरियस स्टेप से होकर के गुजरती है। मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुई, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुई, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुई, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हुई। लेकिन ये रिएक्शन
सिंगल स्टेप में कन्वर्ट नहीं हुई, ये रिएक्शन वेरियस स्टेप के अंदर गई। अगर ये रिएक्शन वेरियस स्टेप के अंदर गई तो इसके अंदर कुछ रिएक्शन कुछ जो स्टेप हैं वो फास्ट रहे होंगे और कुछ स्टेप इसके क्या रहे होंगे, स्लो रहे होंगे। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का उसी को आप क्या बोलोगे, उसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब स्लोएस्ट स्टेप के दौरान जितने मोलिकुल आपको नजर आएंगे उसको आप बोलोगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये था आज का टॉपिक मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को। इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा, नेक्स्ट मेरी क्लास होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू।